गुड इवनिंग ऑल। अपना दिवाली से पहले पेपर फर्स्ट का पार्ट ए पूरा हो गया था। गुड इवनिंग। तो पेपर फर्स्ट का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब अपन पेपर फर्स्ट का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। तो दिवाली सबकी बढ़िया बनी एकदम। रिवाइज किया सबने? अभी तो दो ही जने ज्वाइन हुए। कल से पढ़ना शुरू किया था। कोई बात कोई बात नहीं। तो मैंने है ना क्वेश्चंस डाल दिए पार्ट फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन की एक पीडीएफ डाली है अभी। तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। भारत से रिलेटेड कोई भी डाउट हो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूछ सकते हो। अच्छा, कोई भी डाउट है आपको भारत से रिलेटेड अब तक का जो जितना पढ़ा है? लेक्चर क्लास 2 क्लास में नहीं आई थी सर। अच्छा उसमें एक क्वेश्चन था कि लास्ट में ऑफ रश उसमें एक था जैसे वो हाँ कुपिका का नहीं सर मैं देख के आपको बताती हूँ। लिखा हुआ है, मैं आपको पूछूंगी बाद में पूछती हूँ। हाँ, हाँ आप ग्रुप में डाल देना नहीं तो क्वेश्चन मैं है ना तब बता दूंगा। एक्चुअली अब ये जो पार्ट है पेपर सर फर्स्ट। वो जो वो गांजा आवाज कट रही है शर्मिष्ठा। सर। आप ऐसा करना ग्रुप में डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा है ना। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, मैं ऑडिबल विजिबल हूँ? ठीक है। तो अपन आज शुरू कर रहे हैं पेपर फर्स्ट का पार्ट बी। अब पार्ट ए तो था सिंपल, जिसमें अपन को बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका इतिहास वगैरह और यंत्र उपकरण और भारत के बारे में पढ़ना था। ठीक है। अब पेपर बी में अपन को क्या पढ़ना है? महारस, उपरस, साधारण रस। ठीक है। फिर धातु उपधातु, रत्न उपरत्न। फिर उसके बाद विष उपविष, सुधा सिक्ता वर्ग और फार्मेको विजिलेंस वगैरह और कुछ छोटे मोटे टॉपिक। तो ये सब अपन को पढ़ने हैं पार्ट बी में। अब पार्ट भी अगर ऐसे देखें ना पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा है, वो खत्म नहीं होगा इतनी जल्दी। ठीक है, उसको अकेले को पढ़ाने के लिए, एक एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए ना 2 महीने उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ठीक है। पहले अपन को पास होने लायक और फिर अच्छे नंबर लाने लायक बनना है। तो उसके लिए मैं एक तरीका होता है इसको पढ़ने का। तरीका क्या है? टेबल फॉर्म में बना के पढ़ो। टेबल फॉर्म में आप मैक्सिमम 10-12 पॉइंट बनाते हो और उसमें आपका पूरा सब्जेक्ट या पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है। तो टेबल कैसे बनानी है मैं उसके लिए सैंपल टेबल आपको जो है डाल दूंगा। ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं पहले टॉपिक, फिर मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा कि टेबल के लिए आपको कैसे बनाने हैं, कौन कौन से पॉइंट रखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं कि जब अपन ने रस शास्त्र पढ़ते हैं तो रस शास्त्र मतलब पारद से रिलेटेड जो शास्त्र होता है वो रस शास्त्र होता है। अब पारद को अकेले को जो है अपन औषधीय रूप में प्रयोग नहीं करते। उसके अंदर उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए या उसकी क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं। ठीक है। यानी पारद की कार्मुकता को बढ़ाने के लिए उसमें अन्य सहायक द्रव्यों को ऐड करते हैं। अब कार्मुकता क्या होती है कि जो पारद की काम करने की जो विधि मतलब पोटेंसी होती है। ठीक है। जो उसका एक्टिव पार्ट होता है काम करने वाला, उसके काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन पारद में और भी द्रव्य मिलाते हैं, जैसे कि गंधक हो गया या अभ्रक हो गया। ठीक है, या स्वर्णमाक्षिक हो गया। तो उन सहायक द्रव्यों को मिलाकर जो है अपन कोई भी योग बनाते हैं। तो इसलिए महारस उपरस साधारण रस की इंपॉर्टेंस होती है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि महारस उपरस साधारण रस ये अलग अलग डिवाइडेशन क्यों किए गए? ठीक है। टोटल 24 द्रव्य आते हैं इनमें और अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं 8-8 के ग्रुप में। तो दो कारण होते हैं उसके पीछे। एक, पारद पर जो द्रव्य जितना अधिक प्रभावकारी होगा तो उसके तारतम्य के आधार पर जो है महारस उपरस साधारण रस बनाए गए। मतलब पारद की जितनी भी क्रियाएं होती है, पारद के भस्म वगैरह निर्माण करते हैं अपन, पारद के विभिन्न योग निर्माण करते हैं, उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिन द्रव्यों का होता है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो वो महारस में रख दिए। थोड़े कम इंपॉर्टेंट थे उनको उपरस में, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट थे, जिनके सबसे कम योग बनते थे पारद के साथ, उनको साधारण रस में डाल दिया। फिर दूसरा डिवाइडेशन किसके आधार पर किया गया? रोग नाशक क्षमता के आधार पर।
कि रोगनाशक शक्ति जिन द्रव्यों की ज्यादा थी, जैसे कि अभ्रक आदि द्रव्य जो थे उनकी पोटेंसी ज्यादा थी, उनकी काम करने की क्षमता ज्यादा थी, तो उनको महारस में रख दिया। गंधक आदि की जो है थोड़ी कम थी, तो उनको उपरस में रख दिया, और सबसे कम वालों को साधारण रस में। इस तरह से महारस, उपरस और साधारण रस का डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है। महारस में कौन कौन से आते हैं, तो रसरत्न समुच्चय के आपको रेफरेंसेस याद करने मेनली। तो महारस होते हैं अभ्र वैक्रांत माक्षिक विमल अद्रिस सस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञातवाष्टौ संग्रहेद रसान। ठीक है। यहाँ पर जो है मूल श्लोक जो रस रत्न समुच्चय का है उसमें ज्ञातवाष्टौ संग्रहेत रसान, जो महारस है उनको भी रस नाम से सूचित किया गया है, लेकिन जब आगे अपन चैप्टर पढ़ते हैं रस रत्न समुच्चय की, तो वहां पर उनको क्लासिफाई कर दिया गया है कि इनको महारस बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है महारस का वर्णन आता है। फिर उपरस आ जाते हैं गंधाश्म गैरी काशीश कांक्षी ताल शिलांजनम कंकुष्टम चेती उपरसाश्चौ उपरसश्चाष्टौ पारद कर्मणि। इस प्रकार से 8 उपरस आ जाते हैं। फिर साधारण रस आ जाते हैं जिसमें कंपिल्लस चापरो गौरी पाषाणो नवसादर है, मतलब ऐसे करके एक श्लोक है जिसमें 8 साधारण रस के द्रव्यों के नाम दे रखे हैं। ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद धातु उपधातु हो गई, रत्न उपरत्न हो गए, इन सब का अपन वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले महारस शुरू करते हैं आज से अपन। टेबल कैसे बनानी है मैं पहले ये बताता हूँ, टेबल के पॉइंट्स। तो महारस उपरस साधारण रस की टेबल बनाते वक्त तो पहला पॉइंट आप रखेंगे, जैसे टेबल बनाओगे आप, तो टेबल आप इस फॉर्म में बनाते हो, इसमें अलग अलग खाने होते हैं। ठीक है। इन खानों में पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आपको पॉइंट याद रखने। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट अब क्या क्या बनाने हैं आपको। सबसे पहले पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में आपको लिखना है महारस या उपरस या साधारण रस का नाम कौन सा है क्रमशः। अभ्रक हो गया, वैक्रांत हो गया, माक्षिक हो गया, विमल हो गया, इस तरह से जो है आपको नाम लिखने हैं एक के नीचे एक। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, उसके पर्याय, जो भी महारस उपरस साधारण रस है उसके जो भी पर्याय आते हैं, 4 5 6 जितने आपको याद हो उतने पर्यायों के नाम लिख देना। जैसे अभ्रक का मैं एग्जांपल लेता हूँ तो गगन, व्योम, ठीक है, ये सब इसके पर्याय होते हैं। गौरी तेज, ठीक है, और ये खय, आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, ये सब जो है अभ्रक, बहुपत्र अभ्रक के पर्याय हो गए। ठीक है। तो पर्याय वाला पार्ट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आप बनाना, उसका कोई भी अगर केमिकल फॉर्मूला या इंग्लिश नेम होता है, तो जैसे अभ्रक को माइका बोलते हैं, तो कई बार माइका से कंफ्यूज हो जाते हैं, माइका किसका नाम है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं माइका का, माइका के पर्याय लिखिए, या फिर माइका किसे कहते हैं, तो वो अभ्रक को कहते हैं। तो इसलिए इंग्लिश नेम भी आपको याद होना जरूरी है। तो अंग्रेजी नेम और कोई केमिकल फॉर्मूला हो तो वो तीसरे नंबर का पॉइंट बन गया। लिख लो आप चाहे कॉपी में पॉइंटों के नाम। पहला महारस उपरस या साधारण रस का नाम। दूसरा दूसरा आप ये कर लो इंग्लिश नेम और केमिकल फॉर्मूला जिन जिन का भी है। तीसरा उसके पर्याय हो गए। चौथा पॉइंट है ग्राह्य स्वरूप, जो अपन एक्सेप्टेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल रूप होना चाहिए किसी द्रव्य का। वो जैसे अभ्रक का एक्सेप्टेबल रूप क्या होता है कि भाई ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, ढेलों के रूप में, मिट्टी के पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये उसका एक्सेप्टेबल स्वरूप हो गया। ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, ग्राह्य स्वरूप। फिर पांचवा पॉइंट आपको लिखना है शोधन। शोधन मतलब जो भी अपन ने शोधन किया उस द्रव्य का, जिस द्रव्य से शोधन किया, जिस प्रक्रिया का उसमें प्रयोग किया, वो आपको लिखनी है। जैसे कि अभ्रक के लिए अगर मैं बात करूं तो अभ्रक का त्रिफला औरस में निर्वाप करते हैं 7 बार, मतलब अभ्रक के पत्रों को गर्म किया, फिर उसको त्रिफला औरस में बुझाया। ये प्रक्रिया कितनी बार की, 7 बार की बुझाने की प्रक्रिया। तो ये अपना शोधन हो गया अभ्रक का। तो ये पांचवा पॉइंट क्या आ गया, शोधन का। छठा अपने पॉइंट होगा मारण का। मारण मतलब भस्म निर्माण। ठीक है। जिन जिन का भी भस्म निर्माण करते हैं उनकी सब मारण प्रक्रिया आपको यहाँ पे लिखनी है कि किस द्रव्य से मारण करते हैं और कौन सी प्रक्रिया से मारण करते हैं। बस ये 2 ही चीजें काफी है। फिर सातवां पॉइंट, ये सब में नहीं आएगा, ये जिन जिन में सत्वोपातन करते हैं उनका सत्वोपातन लिखना है। ठीक है। सातवां पॉइंट सत्वोपातन। आठवां, जो भी अपना द्रव्य अभ्रक हो गया, चाहे विक्रांत हो गया, चाहे माक्षिक हो गया, चाहे गंधक हो गया, उनके गुण लिखने हैं, जो भी गुण है। ठीक है। जैसे अभ्रक के गुणों की बात करूं अगर मैं, तो अभ्रक कैसा होता है,
चिकना होता है, ठीक है, और है ना अनेक रोगों को दूर करने वाला होता है। तो वो सब जो है अभ्रक के गुण में आ जाएंगे, जो भी भस्मों के गुण होते हैं ना। रसायन बाजीकरण करने वाला होता है, रोग नाशन क्षमता वाला होता है, ठीक है, दीपन करता है, अनुपान भेद से समस्त रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो ये सब गुण हो गए। तो अभ्रक भस्म के या अभ्रक के गुण लिख दिए, मतलब जो भी द्रव्य आप लिख रहे हो महारस, उसके गुण आ गए। फिर 9वां पॉइंट आपको क्या लिखना है? भस्म वर्ण। ये सबका नहीं होगा, जिन जिन की भस्में बनती है उनका कुछ अगर स्पेसिफिक वर्ण होता है, जैसे कि अभ्रक भस्म का रक्त वर्ण होता है, तो वो वर्ण का पॉइंट एक अलग बन गया, ठीक है। तो भस्म वर्ण। फिर 10वां पॉइंट, 9 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ठीक है। 10वां पॉइंट आपको लिखना है मात्रा। मात्रा मतलब किस मात्रा में आप अभ्रक के जो है योग दे सकते हैं या अन्य द्रव्यों के योग दे सकते हैं। जैसे अभ्रक की मात्रा कितनी होती है? 1 से 2 रत्ती तक प्रयोग कर सकते हैं, तो वो मात्रा वाला हो गया। फिर 11वां पॉइंट, उससे रिलेटेड योग। कौन कौन से योग बनते हैं अभ्रक के? जैसे कि गगन परपटी बन गई या चंद्र प्रभावटी बन गई, ठीक है, आरोग्यवर्धिनी वटी बन गई। ये सब जो है एग्जाम्पल्स हो गए। आरोग्यवर्धिनी वटी हो गई, पंचामृत परपटी हो गई, गगन परपटी हो गई, ये योग हो गए इससे रिलेटेड। और लास्ट पॉइंट 12वां आप लिख लेना, क्या? आम्यिक प्रयोग। किन किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो अगर आप नहीं भी लिखो 12वां पॉइंट तो भी चलेगा, लेकिन ये 11 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 11 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला, महारस उपरस या साधारण रस का नाम। दूसरा, उसके अंदर जो भी अपने केमिकल फॉर्मूला है उसका या इंग्लिश नेम जो है वो। तीसरा पॉइंट, इसमें पर्याय। चौथा पॉइंट, इसके भेद। पांचवा, ग्राह्य अग्राह्य ग्राह्य स्वरूप, जो उसका एक्सेप्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए वो। छठा, शोधन। सातवां, मारण। आठवां, सत्वपातन, ठीक है। नौवां, गुण हो गए, जो भी गुण है उसके। 10वां, भस्म का वर्ण वगैरह हो गई, मात्रा हो गई। 11वां, उससे रिलेटेड योग हो गए। इस प्रकार से जो है आपको टेबल में 10-11 पॉइंट बना के और एक पूरा चार्ट बनाना है आठों का, ठीक है, आठों महारसों का, आठों प्रस का, साधारण रस का। और फिर वो चार्ट रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। वो चार्ट ही आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। सिर्फ पास ही नहीं कराएगा, वो अच्छे नंबरों से पास कराएगा, ठीक है। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। तो अपन शुरू करते हैं महारस से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया तरीका पढ़ने का, आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। आगे आपके ऊपर है, आप किस तरह से पढ़ते हैं। पर मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। मैं खुद चार्ट बना के फिर पढ़ा था, ठीक है। उससे मेरे को ये आसानी हुई, बार बार बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना मेरे को कोई अलग बहुत बड़े सारे नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी। बस वो चार्ट रिवाइज कर लिए, और उन्हीं चार्ट में से 2 नंबर का क्वेश्चन भी उन्हीं से आता है, 5 नंबर का भी उन्हीं से आता है, और 10 नंबर का भी और 20 नंबर का भी उन्हीं से आता है। 2 नंबर का आएगा तो क्या पूछ लेंगे? अभ्रक के पर्याय लिखिए या गंधक के पर्याय लिखिए, ठीक है। 5 नंबर में आ जाएंगे तो महारसों के शोधन प्रक्रिया, सामान्य शोधन की विधि लिखिए, या फिर अभ्रक के शोधन की विधि लिखिए, या फिर अभ्रक का शोधन या मारण बताइए। इस तरह से क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाएंगे। 10 नंबर में किसी एक महारस का या पूरे महारस वर्ग का वर्णन पूछ लेंगे 10 और 20 नंबर में, कि महारसों के नाम बताते हुए अभ्रक, वैक्रांत व माक्षिक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके इसमें क्वेश्चन बनेंगे। इतना टाइम मैंने आपको ये बताने के लिए इसलिए लिया है क्योंकि अपन को टाइम बहुत कम है। वैसे टीचरों को अगर आप देखें कॉलेज के, उनको पूरा साल मिलता है पढ़ाने के लिए, और मेरे को आपको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो अगर मैं एक एक चीज की डिटेल में जाऊंगा ना, तो आपके कोर्स बहुत डिले हो जाएगा। कई यूनिवर्सिटीज में तो फॉर्म भरा के आने लग गए एग्जाम के, ठीक है, उनका बहुत नुकसान होगा। इसलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए आपको एक रीडिंग भी मारूंगा ना, तो भी ये आराम से 1 महीना खींच जाएगा पार्ट भी। तो इसलिए ना आप ये टेबल बना लेना, और सभी, इसमें मैं कह रहा हूँ सभी आप टेबल बना के और एक बार मेरे को सेंड करना, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में या किसी फॉर्म में, ताकि मुझे पता लगे कि आप पढ़ तो रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस के ही है ना, सबने पीडीएफ नहीं भेजी, जिन जिन ने भेजी उनको मैंने अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, उनके काम के लिए। हाँ, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं आगे। तो अपना महारस वर्ग में क्या क्या पढ़ना है अपन को? तो उनके प्राप्ति स्थान कहाँ, अकरेंस उनकी कहाँ अकरेंस होती है, सिनोनिम्स, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी
माइक्रोबायो मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी उनका जो खनिजीय पहचान है उनकी, कैसे पहचानते हैं उनको। फिर उनके प्राकृतिक स्वरूप है, कृत्रिम स्रोत, यानी उनके जो भी अपने टाइप्स वगैरह हैं वो पढ़ लेंगे। ग्राह्यता देख लेंगे उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद शोधन, मारण, अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं देख लेंगे, जैसे सत्योपातन वगैरह किसी का होगा वो। गुण, मात्रा, अनुपान, चिकित्सकीय उपयोग, यानी किन किन रोगों में उपयोग करना है और कौन कौन सी जो है मेडिसिन या योगों में इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके दौरान पथ्यापथ्य, पथ्यापथ्य का ऐसा सीन है ना कि जो आपने चरक सूत्र स्थान में पढ़ा है ना, जो नित्य सेवनीय या नित्य असेवनीय जो होते हैं, नशीलीय टाइप के जो द्रव्य, वही पथ्यापथ्य में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पथ्यापथ्य हो गया। फिर अशुद्ध, अपक्व और अविधि सेवन से होने वाले जो दोष हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। और इनका प्रबंधन और महत्वपूर्ण कल्पनाएं, कि इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कल्पनाएं या कुछ इंपॉर्टेंट योग जो होते हैं उनके बारे में जो है अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब महारस जो होते हैं वो 8 होते हैं। इसका श्लोक अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो मैं एक बार बोल देता हूँ। अभ्र वैक्रांत माक्षिक विमलादृसस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वाष्टौ संग्रहेद रसान। तो अभ्र मतलब अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रिज, अद्रिज शिला जतु का पर्याय है, ठीक है। विमल अद्रिज, सस्यकम, सस्यक तुत्व को बोलते हैं। चपलो रसकश्चेति ज्ञातवाष्टौ संग्रहेद रसान। इस प्रकार से 8 महारस होते हैं, ठीक है। ये श्लोक भी आ गया आपका। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमलाद्रिज, सस्यकम, चपलो रसकश्चेति ज्ञातवाष्टौ संग्रहेद रसान। अब अभ्रक के बारे में पढ़ते हैं। अभ्रक को जो है उसको माइका बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश नेम उसका क्या है, माइका है, ठीक है। हिंदी नेम अभ्रक है, संस्कृत में अभ्रकम बोलते हैं। विशिष्ट गुरुत्व इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, और काठिन्य यानी इसकी कठिनता कितनी है, 2.5 से 3। तो इस प्रकार से इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब पर्याय की बात करें तो अभ्रक के पर्याय ज्यादातर आपको जो आकाश या गगन के पर्याय होते हैं ना, वही सब इसके पर्याय चलते हैं। देखो, गगन, ख, व्योम, ठीक है, घन, तो ये बादल या फिर आकाश से रिलेटेड, आकाश, अंबर, ये सब जो है इसके पर्याय हो गए। इंपॉर्टेंट पर्याय क्या है, गौरी तेज। अब पार्वती जी का जो तेज भाग है, पार्वती जी का शुक्र है, जो अपन ने पढ़ा था ना, अभ्रक है, तो इससे पता है। बहुपत्र, जो अभ्रक प्राप्त होता है ना, वो क्या है, अलग अलग पत्रों के रूप में होता है, एक के ऊपर एक पत्र होते हैं, ठीक है। पत्र मतलब लेयर्स के रूप में होता है, वो मल्टी लेयर टाइप होता है अभ्रक। तो यहाँ पे बहुपत्र उस हिसाब से इसका पर्याय है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पर्याय आप याद रख लेना कि अभ्रक गगन हो गया, ख हो गया, व्योम हो गया, ठीक है, बहुपत्र हो गया, गौरी तेज हो गया, ये याद कर लेना। फिर कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, ये इतिहास की बातें आपको जितनी याद हो जाए ठीक है, कि राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में प्राप्त होता है। फिर नेल्लौर और सालम जिलों में, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में आता है, ये बुक में भी तमिलनाडु लिख रखा है, पता नहीं क्यों, तो आप तो याद रख लेना, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में और तमिलनाडु के सालम जिले में जो है ये पाया जाता है। पंजाब के नूरपुर जिले में जो भी है, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में, और झारखंड बिहार के हजारीबाग में जो है यहाँ पे अभ्रक की खाने पाई जाती है। फिर एक याद रख लेना नाम, तो आप कोडरमा की खाने, कोडरमा की जो है फेमस खाने हैं, विश्व प्रसिद्ध खान है अभ्रक की, ठीक है। आधुनिक दृष्टि से अभ्रक के 5 भेद होते हैं। मस्कोवाइट, ठीक है, 5 भेद कौन कौन से, पहला मस्कोवाइट, दूसरा पैरागोनाइट, तीसरा फ्लेगोपाइट, चौथा लेपिडोपाइट, लेपिडोलाइट, और पांचवा बायोटाइट। जिसमें बायोटाइट मेन है, आप बहुत सुनते हैं बायोटाइट नाम। तो ये 5 प्रकार के जो है अभ्रक रासायनिक केमिकल दृष्टि से जो है देखे जाते हैं। इनमें से पहले 2 यानी मस्कोवाइट और पैरागोनाइट जो होते हैं वो श्वेत अभ्रक होते हैं। फिर उसके बाद फ्लेगोवाइट वो रक्त अभ्रक होता है, और लेपिडोलाइट पीत अभ्रक, और जो अपना बायोटाइट है वो कृष्ण अभ्रक होता है। इस प्रकार से जो है मॉडर्न में अभ्रक के केमिकल फॉर्मूला मेथड से जो है 5 भेद किए गए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना। फिर उसके बाद आगे परिचय की बात करें तो अभ्रक की जो परतें होती है वो आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। ये जटिल संगठन वाला होता है। इसमें क्या होता है, सिलिका के साथ साथ एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, लिथियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन जैसे जो तत्व हैं वो भी मिक्स आते हैं यौगिक फॉर्म में, ठीक है। और कुछ कुछ माइनर ट्रेसेस किसके मिलते हैं, क्रोमियम, मैग्नीज, बेरियम, फ्लोरीन, टाइटेनियम, इन तत्वों के भी जो हैं कुछ माइन्यूट ट्रेसेस मिल जाते हैं अभ्रक में,
ठीक है। अभ्रक ताप और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब जो विद्युत है उसके अभ्रक के थ्रू प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है। इंसोल्यू इंसुलेटर है वो। ठीक है, ताप का और विद्युत का इंसुलेटर है। ठीक है। फिर रस ग्रंथों में पार्वती के रज से गंधक और शुक्र से अभ्रक की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। अपन ने पढ़ाया था शिव का वीर्य क्या था? पारद था। पार्वती जी का वीर्य शुक्र क्या था? अभ्रक था। और पार्वती जी के रस से गंधक की उत्पत्ति हुई है। ये सब अपन पढ़ते हैं। ठीक है। फिर अभ्रक की खनन कैसे करते हैं उसकी विधि बता रखी है शास्त्रों में। वो क्या बता रखी है? 1.25 हाथ चौड़े और 4 हाथ बड़े गड्ढे प्रमाण के गड्ढे को खोदकर उसमें नीचे से अभ्रक को ग्रहण करना चाहिए। फिर मेन आपके आता है अभ्रक के भेद। ठीक है। अपन ने कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए? मारस मारस का नाम पढ़ लिया, अभ्रक। उसके फिर अपन ने पढ़ लिए केमिकल फॉर्मूला या फिर इंग्लिश नेम। तो अभ्रक का इंग्लिश नेम क्या था? माइका। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ लिया उसके पर्याय। जितने भी आकाश के पर्याय हैं वो सब देख लिए। गौरी तेज देख लिया, गिरिज देख लिया। ये अभ्रक के पर्याय हो गए। फिर आते हैं अपन चौथे पॉइंट पे, भेद। भेद होते हैं अभ्रक के 4 मेनली: पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। नाम याद रखना है आपको: पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। फिर इनके अलग अलग फिर से 4 भेद होते हैं वर्ण के आधार पर: श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत। ठीक है। इस प्रकार से टोटल 16 प्रकार के अभ्रक बताए गए हैं। यानी श्वेत जैसे पिनाक है तो श्वेत पिनाक, रक्त पिनाक, कृष्ण पिनाक, पीत पिनाक। ठीक है। नाग है तो श्वेत नाग, रक्त नाग, कृष्ण नाग और पीत नाग। मंडूक है उसके भी ऐसी 4 भेद और वज्र के भी ऐसे ही। ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 16 प्रकार के जो है अभ्रक के भेद होते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में पूछे तो पहले आपको 4 भेद लिखना है आंसर। पहला आंसर 4 भेद मिलते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर 4 नहीं दे रखा हो, 16 दे रखा हो तो आपको 16 सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर अभ्रक भेद के लक्षण, अलग अलग जो भेद है उनके लक्षण बताता हूँ। पिनाक अभ्रक कैसा होगा? तप्त अग्नि पर जो है सूक्ष्म पत्र आसानी से अलग अलग होने लग जाएंगे। मतलब ऐसा होगा कि ऑन हीटिंग जब अपन इसको अग्नि देंगे तो इसकी लेयर्स क्या होंगी? एक दूसरे से सेपरेट होंगी, अलग होंगी। ठीक है। अब इसका सेवन करने से, इसको बिना शुद्ध शोधन किए सेवन अगर आप करते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा? मलावरोध होकर मनुष्य की मृत्यु होगी। ये अशुद्ध पिनाक अभ्रक के सेवन से जो है नुकसान बता रखे हैं। फिर नाग अभ्रक। नाग अभ्रक क्या होता है? नाम से पता लग रहा है नाग यानी सर्प। तो अग्नि पर जलाने पर सर्प की तरह फुफकार करता है। फुफकार शब्द उत्पन्न करता है। मतलब ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस हिसिंग साउंड लाइक स्नेक। मतलब हिसिंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस करता है। इसके सेवन जन्य दोष क्या है? मंडल आदि कुष्ठ रोग। आपने कुष्ठ पढ़ोगे चिकित्सा स्थान में 3rd ईयर में। थोड़ा बहुत तो 2nd ईयर में भी है। 2nd ईयर में जो महाकुष्ठ है उनमें से एक है मंडल। तो मंडल आदि कुष्ठ रोग जो है उत्पन्न करता है। फिर आता है मंडूक अभ्रक। तीसरे टाइप का अभ्रक है मंडूक अभ्रक। मंडूक अभ्रक क्या है? अग्नि पर तपाने पर मेंढक की तरह उछल कर जो है बाहर आ जाता है। यानी मंडूक किसका पर्याय है? मेंढक का। तो आपको इससे याद रखना है ऑन हीटिंग इट ब्रेक्स इनटू पीसेस विच जंप लाइक फ्रॉग। मतलब जैसे ही इसको गर्म करते हैं ना तो ये टूट जाता है अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में। और वो टुकड़े फिर जैसे पॉपकॉर्न नहीं उछलते उस तरह से वो जो है उछलने लग जाते हैं। ठीक है, अग्नि के संपर्क के कारण। इसके सेवन जन्य दोष क्या है? अश्मरी रोग, कि जो अपने स्टोन हो जाता है वो इसके कारण हो सकता है। ठीक है, जो कि शल्य क्रिया द्वारा, सर्जरी द्वारा साध्य होता है। फिर चौथा वज्राभ्रक। वज्राभ्रक सभी अभ्रकों में सबसे श्रेष्ठ अभ्रक होता है। तो अग्नि पर तपाने पर सभी विकृतियों से रहित निश्चल बना रहता है। यानी ऑन हीटिंग रिमेन अनचेंज। ये इसकी जो है क्वालिटीज है। इसके सेवन करने पर देह सिद्धि और लोह सिद्धि की प्राप्त होती है। और यह संपूर्ण रोग नाशक और सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब सभी अभ्रकों में सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर आता है प्रशस्त अभ्रक के लक्षण। ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अलग से याद करनी है टेबल के अलावा। तो प्रशस्त अभ्रक के लक्षण क्या है? स्निग्धम। स्निग्धम मतलब चिकना होता है। पृथुदलम। पृथु मतलब मोटे, दल मतलब परत, तो मोटी परतों वाला। वर्ण संयुक्तम, उत्तम वर्ण से युक्त। भारतो अधिकम। भारतो अधिकम मतलब जिसमें अधिक भार हो, हैवी हो। सुख निर्मोच्य पत्रम च तद्भ्रम शस्त्र यानी कि इसके जो पत्र हैं, इसकी जो लेयर्स है वो आसानी से एक दूसरे से पृथक हो जाएं। इस प्रकार का अभ्रक जो है वो प्रशस्त या श्रेष्ठ होता है। ठीक है,
ये चीज आप याद रखना। फिर स्थान भेद से अभ्रक की विशिष्टता बता रखी है कि हिमालय की खान से प्राप्त होगा तो वो उत्तम होगा, पूर्वी देशों से प्राप्त होगा तो मध्यम, और दक्षिण पर्वतों से प्राप्त होगा तो वो अधम या निकृष्ट क्वालिटी का जो है, लो क्वालिटी का जो है अभ्रक होगा। अशुद्ध अभ्रक के दोष बता रखे हैं कि अशुद्ध या चंद्रिका युक्त अभ्रक का सेवन करने पर शरीर में हृत पार्श्व पीड़ा, हृदय और पार्श्व में पीड़ा, शोथ, क्षय, पांडु रोग और कुष्ठ आदि अनेक प्रकार के रोग जो है उत्पन्न होते हैं। अतः धान्याभ्रक निर्माण, भस्म एवं सत्वपातन बनाने के लिए शुद्ध अभ्रक का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे बता रखा है कि शुद्धि करना क्यों जरूरी है अभ्रक की, कि अगर आप अशुद्धि अभ्रक यूज करोगे तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आते हैं अगले पॉइंट पे, अभ्रक के शोधन पर। अब शोधन के लिए इन्होंने 4-5 द्रव्य बता रखे हैं, जैसे कि कांजी, गोमूत्र, त्रिफला, गोदुग्ध और बद्रीपत्र। ठीक है, इनके स्वरस या क्वाथ में जो है, इनमें से किसी भी एक द्रव्य में 7 बार अभ्रक को गर्म करके बुझाना है। ये इसकी विधि है। तो प्रोसेस क्या यूज किया अपन ने, निर्वाप। ठीक है, किसमें निर्वापन किया अपन ने, इन जो द्रव्य दे रखे कांजी, गोमूत्र, त्रिफला, गोदुग्ध और बद्रीपत्र या बदरपत्र, क्वाथ, तो इनमें से किसी एक में। तो अब जब मैंने अपने टाइम पे कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिकल किया था, तो हमने वहां पे किया था, पहले अभ्रक पत्र को रक्त तप्त किया, फिर उसको त्रिफला क्वाथ में निर्वाप किया, यानी हमने त्रिफला क्वाथ यूज किया। तो मैंने याद किया त्रिफला क्वाथ। तो ऐसे आप अगर पांचों याद कर सको नाम तो कर लेना, नहीं तो एक नाम याद करना हो तो त्रिफला क्वाथ याद कर लो, या फिर जो आपको इजी पड़े वो गोमूत्र याद करना हो, त्रिफला करना हो। इन जनरल अपन प्रैक्टिकल लाइफ में त्रिफला क्वाथ में ही जो है अभ्रक का शोधन करते हैं। तो मैंने तो त्रिफलाक्वाथ किया था, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अभ्रक का शोधन है। शोधन में 2 चीजें याद रखनी है। प्रोसीजर कौन सा यूज किया, अभ्रक शोधन के लिए अपन ने निर्वाप यूज किया, और किसमें निर्वापन किया, वो किया अपन ने त्रिफला क्वाथ में। इस प्रकार से जो है आपको धान्य अभ्रक का जो है वर्णन याद हो जाता है, ओ सॉरी, अभ्रक का शोधन जो है याद हो जाता है। फिर धान्याभ्रक निर्माण। धान्याभ्रक निर्माण के लिए बहुत सिंपल विधि है। सबसे पहले क्या करना है, एक भाग शुद्ध अभ्रक लेना है और उसका 1/4 लेना है शाली धान्य। ठीक है, एक कंबल का टुकड़ा लेना है, उसमें इन दोनों को एक साथ बांधकर और पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद जो है 3 रात तक के लिए कांजी में इस पोटली को डुबो के रखना है। ठीक है, 3 रात तक डूबा रहेगा। फिर उसके बाद 3 रात पूरी होने के बाद जो है अच्छी प्रकार से पोटली को जो है कांजी के अंदर ही मर्दन करना है। मर्दन मतलब अच्छे से जो है उसको हाथों से मसलना है उस पोटली को। उस पोटली को जब हाथों से मसलेंगे तो जो अभ्रक होगा वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल के रूप में जो है उस द्रव में या उस कांजी में जो है इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, तो अभ्रक का सूक्ष्म चूर्ण कंबल या बोरे के छिद्रों से बाहर निकलकर और जो है कांजी में जो है निचले भाग में इकट्ठा होता रहता है, एकत्रित होता रहता है। फिर क्या करते हैं, इस पोटली को तो बाहर निकाल देते हैं और इसको कांजी को छान के और ये जो अभ्रक है वो अलग कर देते हैं। इस अभ्रक को अपन क्या बोलते हैं, धान्य अभ्रक कहते हैं। ठीक है, और इसका जो है अपन भस्म बनाने में या मारण में उपयोग करते हैं। समझ में आई धान्य अभ्रक निर्माण की विधि। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक भाग अभ्रक और 1/4 भाग शाली धान्य लिया, और फिर लिया अपन ने कंबल, कंबल का टुकड़ा, उसकी पोटली बना ली फिर अभ्रक और धान्य की। फिर 3 रातों तक के लिए जो है अपन ने कांजी के अंदर इसको डुबा के रखा। फिर 3 रात पूरी होने पर कांजी में ही इसका अच्छी प्रकार से मर्दन किया या अच्छी प्रकार से मसला इस पोटली को। इस पोटली को मसलने से क्या हुआ कि जो अभ्रक है उसके फाइन पार्टिकल उस पोटली से निकल निकल करके कांजी में मिक्स हो गए। ठीक है, फिर क्या किया, इस पोटली को तो हटा दिया और जो कांजी थी उसको छान लिया, अलग कर दिया। ठीक है, जो नीचे अभ्रक प्राप्त हुआ उसको क्या बोला अपन ने, धान्याभ्रक। इसी धान्याभ्रक का प्रयोग अपन विभिन्न भस्में बनाने में प्रयोग करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो शाली धान्य के साथ रखा फिर उसको मसला, तो ये अभ्रक फाइन पार्टिकल के रूप में कैसे निकला। तो जब अपन शोधन करते हैं ना, तो शोधन करने के बाद जो द्रव्य होता है वो एकदम मृदु हो जाता है, एकदम भंगुर टाइप हो जाता है, फ्रेजाइल जिसे अपन बोलते हैं। तो फ्रेजाइल होने के कारण वो फाइन पार्टिकल में जो, जैसे ही अब शाली धान्य है वो तो एकदम सॉलिड होगा, तो उससे जब रगड़ खाएगा अभ्रक तो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में बदल जाएगा। अब ये फाइन पार्टिकल्स क्या है, वो जो छिद्र होंगे बोरे के या फिर कंबल के, उन छिद्रों के थ्रू जो है कांजी में जाके मिक्स हो जाएगा या कांजी में गिर जाएगा, फिर वहां नीचे पेंदे पर या तल पर जो है वो गिर जाएगा।
तो ये शोधन हो गया और धान्याभ्रक निर्माण हो गया। धान्याभ्रक निर्माण एक बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में बहुत पूछा जाता है, तो ये याद कर लेना इसकी विधि। फिर अभ्रक मारणार्थ पुट की संख्या, तो सामान्य रोगनाशन के लिए 20 से 100 पुट दिए जाते हैं, ठीक है, गजपुट या महापुट। और रसायन प्रयोगार्थ 100 से 1000 पुट दिए जाते हैं, ये आप याद रख लेना, ठीक है। फिर आता है अभ्रक का मारण। मारण में अलग अलग विधियां हैं, ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे एक विधि आप याद कर लेना, ठीक है। मैंने तो कास्मर्द स्वरस वाली की थी, जो पहली विधि है। बाकी आपको जितनी विधि याद हो जाए उतनी बहुत बढ़िया है। एक विधि तो आपको याद करनी है, किसके लिए, जो आप टेबल फॉर्म कर रहे हैं उसमें एक ही विधि लिखना आप, ठीक है। उस विधि का प्रोसीजर और किस द्रव्य में करते हैं वो विधि, बस वो 2 चीजें लिखना। जैसे धान्याभ्रक का कास्मर्द के स्वरस में मर्दन करके चक्रिका बनाए। मारण की विधि मैंने आपको डेमो क्लास में अच्छे से बताई थी, जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार वापस देख लेना। बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से समझाई है मारण विधि, और सब में वही मारण विधि होती है, ठीक है। शोधन किया, शोधन के बाद उसका क्या किया अपन ने, जो भी स्वरस है जिसमें भी आप स्वरस आदि में मर्दन कर रहे हो या भावना दे रहे हो, उसमें भावना दी। फिर चक्री का निर्माण की, चक्री का निर्माण को शराव संपुट में बंद करके और अग्नि दी, पुट की अग्नि दी, चाहे गजपुट हो चाहे महापुट हो, जो भी हो स्पेसिफिक द्रव्य के अकॉर्डिंग, उसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग जो है अपन अग्नि देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गजपुट की अग्नि दी, तो 10 फुट देने के बाद जो है अभ्रक की भस्म तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये अपनी कास्मर्द स्वरस वाली विधि है, मैंने तो यही याद की थी। इसके अलावा और भी विधि है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि धान्याभ्रक को नागर मोथा या चौलाई के स्वरस में मर्दन करके सुखाकर 10 फुट देने से जो है अभ्रक की भस्म तैयार हो जाती है, ठीक है। दूसरी विधि ये। तीसरी, धान्याभ्रक को समान भाग गुड़ मिलाकर एरंड पत्र स्वरस की भावना से मर्दन करके टिकिया बनाकर सुखाकर शराब संपुट में बंद करके 3 दिन पुट देने से जो है अभ्रक की निश्चंद्र भस्म तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी बता रखी है यहाँ पे विधियां, इसमें प्रोसीजर तो सेम है सबका, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि द्रव्य जो काम में लिए हैं भावना देने के लिए वो अलग अलग है, तो आप उस हिसाब से याद कर लेना। अब अभ्रक भस्म की परीक्षा एवं लक्षण देख लेते हैं। निश्चंद्र होगी, ये नॉर्मल परीक्षा जो अपन ने देखी थी। अंजन सदृश, यानी अंजन के समान जो चिकनी टाइप की होगी, ठीक है। सूक्ष्म होगी, अरुण वर्ण की। ये सारी परीक्षाएं अपन पढ़ चुके हैं भस्मों की, एक बार आप पुरानी क्लासेस से वापस रिवाइज कर देना, ठीक है। कुछ आचार्यों के अकॉर्डिंग, दूसरे आचार्यों के अकॉर्डिंग क्या होती है, चंद्रिका रहित होती है, अरुण वर्ण की होती है, अत्यंत सूक्ष्म, स्पर्श में कोमल, ठीक है। तो इसको अभ्रक भस्म का लक्षण माना है। निश्चंद्रता जो है वो इसका प्रधान लक्षण माना गया है, ठीक है। फिर अभ्रक भस्म का वर्ण इष्टिका चूर्ण सदृश लाल होना चाहिए, ये इसकी एक परीक्षा है, ठीक है। स्पेसिफिक कलर का जो मैंने आप बताया था, अभ्रक भस्म का विशिष्ट वर्ण क्या होता है, रक्त वर्ण। सामान्य परीक्षाएं सारी आ जाएंगी इसमें, रेखापूर्ण, वारितर्स, लक्षण, निर्धूम, स्वाद रहित, अपुनर्भव, निरुद्ध, ठीक है। ये सारी आप परीक्षाएं पढ़ चुके हैं। फिर अभ्रक भस्म के गुण बता रखे हैं, जो मैंने गुण वाला जो पॉइंट बता रखा है ना, वो यहाँ पे है। अमृत के समान श्रेष्ठ, वात पित्त क्षय रोग नाशक, बुद्धि व आयुवर्धक, रसायन वाजीकरण, ठीक है, अनेक रोगों का शमन करने वाली, बलवर्धक, कफ नाशक, दीपन, शीत वीर्य, अनुपान भेद से संपूर्ण रोगों को दूर करने वाली। इस प्रकार से जो है अभ्रक भस्म के गुण हो गए, ठीक है। मात्रा 1 से 2 रत्ती, अनुपान मधु, घृत, मक्खन और रोगानुसार जो भी स्वरस आपको बता रखा है वो, ठीक है। फिर अभ्रक का सत्वपातन बता रखा है, अभ्रक का सत्व भी निकालते हैं। तो शोधन देख लिया, मारण देख लिया। अभ्रक भस्म का अमृतीकरण और लोहितीकरण भी होता है, वो आप एक बार बुक से रीड कर लेना, जरूरत नहीं है, जनरली पूछते नहीं है वो, ठीक है। फिर भी आप एक बार अमृतीकरण और सत्वपातन लोहितीकरण की रीडिंग मार लेना। कुछ समझ नहीं आए तो मैं हूं समझाने के लिए, ठीक है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर टाइम बचा तो एक स्पेशल क्लास लेके इन पे डिटेल में बात कर लेंगे, क्लिनिकल व्यू में बात कर लेंगे, ठीक है। तो सत्वपातन के लिए क्या है, अभ्रक में चतुर्थांश टंकण मिलाकर मूसली स्वरस से मर्दन करके टिकिया बनाकर सुखा देते हैं। फिर इसको मूषा में रखकर कोष्टिका यंत्र से तीव्र दमन करने पर अभ्रक की लोहे जैसा निर्मल सत्व निकल कर आता है। तो इस प्रकार से इसका सत्वपातन किया है, ठीक है। सत्वपातन मूषा में दमन करते हैं सत्व गोष्ठी में, तो वो आपको पता ही है। इसमें बस यहाँ पे आपको याद रखना है, अभ्रक में 1/4 भाग टंकण मिलाकर और मूसली स्वरस की भावना देकर जो है इसकी टिकिया बनानी है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। फिर अभ्रक सत्व का भी शोधन होता है, किसमें,
त्रिफला क्वाथ में वटमूल क्वाथ या फिर कांजी में 7 बार गर्म करके बुझाया जाता है। तो आप त्रिफला क्वाथ ही याद रख लेना, इसमें भी इजी रहेगा। ठीक है। फिर अभ्रक सत्व के गुण कैसे होते हैं? शीत वीर्य वाला होता है, मधुर रस वाला होता है, रुचिकारक होता है, केश्य यानी बालों के लिए अच्छा होता है, आयुष्य आयु को बढ़ाने वाला होता है, त्रिदोष अग्नि मतलब त्रिदोष शामक होता है, और उत्तम रसायनवाजीकरण होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। फिर अभ्रक के प्रमुख योग मैंने आपको बताई दिया, आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचामृत परपटी, गगन परपटी, जोगेंद्र रसादी योग। ठीक है, इस प्रकार से जो है अब अपना अभ्रक कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हो। अभी एक बार वापस ज्वाइन होते हैं और वैक्रांत भी आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितना कंप्लीट हो जाए उतना ठीक है। अभी वापस ज्वाइन होना, अपन वैक्रांत पढ़ेंगे।